Hey guys, welcome to our channel Infobus Study. In this video, we will discuss some important question of cost accounting. ठीक है, देखो ये सब्जेक्ट तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था जब मैं अभी था कॉलेज। मेरा मतलब था जिस टाइम मैंने दिया था एग्ज़ाम। क्योंकि ये बहुत एक तो इजी सब्जेक्ट है और जिसके न्यूमेरिकल्स हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो के लास्ट में न्यूमेरिकल्स के कुछ टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, आपको वो करने हैं। ठीक है, अभी देखो मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल भी मैं जल्दी स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, देखता हूँ कल या परसों मैं न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करवा दूंगा। बट अभी आप थ्योरी अपनी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। और या फिर अगर न्यूमेरिकल करना है आपको तो न्यूमेरिकल में टॉपिक्स बता देता हूँ क्या क्या आएंगे, वो आप कर लो। ठीक है, खुद से कर सकते हो। एक यूट्यूबर का नाम बता दूंगा। देखो मैं इतना अच्छे से नहीं समझा पाऊँगा जितना कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपको समझाएगा। तो उनका मैं बताऊंगा, उनसे आप सीख लेना, वो बहुत अच्छा सिखा देंगे आपको। जब मैं था कॉलेज में मैंने भी उन्हीं से सीखा था। ठीक है, इग्नू स्टडी करके कुछ थे, उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो उनका देख सकते हो आप, उनका प्रैक्टिकल्स देख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल बहुत अच्छा क्वेश्चन समझाया था उन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से एक और दो क्वेश्चन आने कन्फर्म है। तो इस पे ये पहला पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट होगा ये। ठीक है, इससे पहले भी एक मैंने वीडियो डाल रखी है तो वो भी देख सकते हो आप। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बस रिवीजन के लिए था वो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन। ठीक है, इसी 10 की ये फर्स्ट वीडियो मानते हैं या फिर BCOC 138। ठीक है, दोनों के लिए सेम ही है ये वीडियो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो वाई डू वी नीड एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन अ बिजनेस इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो हमें क्यों चाहिए होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे बिजनेस में रहने का, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे नहीं बोले तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या होते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये आता है क्वेश्चन, आप मत सोचना कि नहीं आएगा। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सब पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, और जो BCom जी वाले हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो करके जाओ। आपका अगर एक भी बार आ गया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना आप। ठीक है, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो जो पहला पॉइंट है असर्टमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट की इसमें क्या की जाती है, इसमें एक तरह से कॉस्ट जो होती है ना वो हम वो करते हैं, निकालते हैं। दिस इज प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट असेसमेंट। डिफरेंट टेक्निक एंड सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग आर यूज अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंस। इसमें क्या करते हैं हम, जो कॉस्ट किस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट आ रही है, अलग अलग कॉस्टिंग मेथड से। ठीक है, कॉस्टिंग मेथड भी बहुत सारे होते हैं, लाइक प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, जॉब कॉस्टिंग होता है, यूनिट कॉस्टिंग होता है, बैच कॉस्टिंग होता है। ठीक है, तो अलग अलग हम अलग अलग यूनिट से अलग अलग टाइप के हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं उस कॉस्ट का। ठीक है, फाइंड कर सकते हैं कॉस्ट को। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। इसकी वजह से जो कॉस्ट होती है वो कंट्रोल में रहती है। ठीक है, हमें पता चलता है कि हमारा जो एक्सपेंस हो रहा है, जो कॉस्ट जा रही है, कहाँ जा रही है, किस डिपार्टमेंट ज़्यादा जा रही है, किस में कम जा रही है, उसको एनालाइज कर सकते हैं। गाइड, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, कंट्रोल टू कॉस्ट। थर्ड पॉइंट है गाइड टू बिजनेस पॉलिसी। ये बिजनेस पॉलिसी को क्या करता है, गाइड करता है। इन द सेंस क्या होगा, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग एम्स टू सर्विंग द नीड ऑफ मैनेजमेंट इन कंडक्टिंग द बिजनेस विद आउटमोस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट डाटा प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर वेरियस मैनेजरियल डिसीजन लाइक मेक और बाय सेलिंग। ठीक है, प्रोवाइड, ठीक है, बिलो कॉस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आइडियल प्लांट कैपेसिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। तो ये सब कब होता है, जब आप अपने कॉस्ट पे कंट्रोल रखोगे और आपका फॉर्म अच्छा चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप बिजनेस पॉलिसी में कुछ ना कुछ चेंजेस करोगे। ठीक है, तो एक तरह से गाइड करता है बिजनेस पॉलिसी को कौन, मतलब कॉस्टिंग करता है। क्योंकि ये बताता है आपकी कॉस्टिंग सही जा रही है, नहीं अगर गलत जा रही है तो आप अपनी पॉलिसी को चेंज करोगे। सही जा रही है तो उसको रहने दोगे वैसे कि हाँ चलो हमने जो पॉलिसी बनाई है वो इफेक्टिव पॉलिसी है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस में भी आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें सेलिंग प्राइस का क्या होता है, सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस में भी फिक्स्ड। ठीक है, अब मान लो आपको कॉस्ट ही नहीं पता कि मान लो पेन का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पेन का हमें कॉस्ट नहीं पता, तो हम सेलिंग कैसे लगा सकते हैं। मान लो कॉस्ट प्राइस 10 है, हम सेलिंग 8 लगा रहे हैं तो लॉस सीधा सीधा है। तो इसीलिए हमें जो ये है सिंपल से एक वो है कि CP पता रहेगा जब भी तो SP पता रहेगा भाई। और अगर CP पता है तो हम उसकी वजह से SP बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट कर लेना आप। ठीक है, ईजी था, समझाने में भी आसान था। नेक्स्ट है स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉस्टिंग इन मॉडर्न इकोनॉमी। जो कॉस्टिंग होता है मॉडर्न इकोनॉमी में कैसे एक तरह से रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पहला क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, स्टोर, प्लांट कैपेसिटी विच असिस्ट आउटपुट प्लानिंग। क्या करता है, कंटिन्यूअस फ्लो बना के
के रखता है, कौन बना के रखता है, कॉस्टिंग। ठीक है, सेकंड फ्लो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, लॉसेस ऑफ वेस्टेज रिसोर्स। ठीक है, ऑब्सोलेट मशीनरी, पॉइंट ऑफ इनएफिशिएंसी विच डिमांड अ क्विक रेमेडियल एक्शन। अभी हमने ऊपर देखा था कि ये क्या करता है, एक तरह से बिजनेस पॉलिसी को वो करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो कैसे हेल्प करता है, ये बताता है आपका कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, कहाँ पे आपका लॉस ऑफ वेस्टेज हो रहा है, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं आपकी। ठीक है, और उनको सही करने के लिए तुरंत हम रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाइलेशन ऑफ करेक्ट एंड रिलायबल कॉस्ट डाटा। ये जो डाटा होता है उसको क्या करता है, कंपाइल करता है। ठीक है, हमें कंपाइल करके देता है। प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड बिजनेस फोरकास्ट, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, बिजनेस का बजट बना सकते हैं और बजट जो बिजनेस है उसका फोरकास्ट कर सकते हैं कि हाँ हमारा ये सही जा रहा था, इन फ्यूचर भी ऐसा ही होने वाला है। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेटिंग थ्रू एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी का क्या करता है, मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टेट इट्स मेन ऑब्जेक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक नहीं, बहुत सारी डेफिनेशंस है। लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। सिंपली अगर बोलो तो ये क्या आता है, अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट होता है। इट इनकॉर्पोरेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इट प्रोवाइड अ स्टैटिकल डाटा ऑन द बेसिस ऑफ विच फ्यूचर एस्टिमेट में बी प्रिपेयर्ड। इट सर्व्स एज बेसिस ऑफ असर्टनमेंट। ठीक है, मतलब क्या होता है, मेजर करना। ठीक है, एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इन्वॉल्व फंक्शन एनालिसिस, रिकॉर्डिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट, स्टैंडर्ड कंपैरिजन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये सब डेफिनेशन में ही आती हैं। तो आप 3-4 पॉइंट याद रखो, क्योंकि ना ये क्वेश्चन आपका बीकॉम जी वालों में क्या आता है, 20 नंबर का आएगा। ठीक है, तो 20 नंबर में आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा। ठीक है, इको 10 वालों का तो ठीक है, उनको तो थोड़ा बहुत लिखना होता है क्योंकि उनको नंबर कम चाहिए होते हैं। बट बीकॉम जी वालों का क्या होता है, उनको ज़्यादा लिखना होता है। ठीक है, तो उनके लिए ज़्यादा वो चाहिए होता है। ठीक है, तो आप देख लेना। ठीक है, डेफिनेशन जितना ज़्यादा लिख सको, जितना उसके अंदर पॉइंट्स लिख सको, उतना इनफ रहेगा वो। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, पहला असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव था यहाँ भी वो यूज़ हो सकता है कि हम क्या करते हैं, असर्टेन करने के लिए, मेजर करने के लिए क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, टू एट फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। मैंने आपको बताया था कि कैसे फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस में ये हेल्प करता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस की कॉस्ट को फिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता है जब तो हम सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं, टू एनालाइज एंड क्लासिफाई डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विच कंस्टिट्यूट टोटल कॉस्ट। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट की कॉस्ट को अलग अलग मेजर करने में भी हेल्प करता है, इसको मिला के हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ वेस्टेज। ठीक है, वेस्टेज कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। ठीक है, उसको कैसे ठीक करते हैं कि तुरंत रेमेडियल एक्शन कैसे ले सकते हैं उस पर, इसमें भी कौन हेल्प करता है, अपना कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। ठीक है, टू कम्युनिकेट एंड मैनेजमेंट ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट एंड फैसिलिटी मैनेजरियल डिसीजन। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। ऑब्वियस बात है, जब आपको इन्फॉर्मेशन देगा, डाटा देगा, ठीक है, कंपाइल करके देगा, तो आप उस पर मैनेजरियल डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब थे इसके ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट आर द मेजर एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, अब एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म होती है उनके हिसाब से जो कॉस्ट होता है उसके क्या एडवांटेज होते हैं उनको। तो पहला जो पॉइंट है, हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल। देखो ये पॉइंट सब में आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपको बेसिक्स है कि कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग करता है क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है, कॉस्ट को मेजर करता है। ठीक है, तो हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल तो ईजी है। ठीक है, अगला क्या है, रिवील्स प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़। हमने पढ़ा था कि क्या अभी ऑब्जेक्टिव देखा था ना कि ये जो अनप्रोडक्टिव होते हैं, वेस्टेज होते हैं, इन सबको अलग करता है। तो इन सबको अलग कर देगा तो अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, और उसके अलावा जो बचेंगी वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो रिवील करता है ये कि प्रॉफिटेबल कौन कौन से हमारे इसमें चीज़ें हैं और कौन कौन सी अनप्रॉफिटेबल हैं। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ये भी पिछला पॉइंट ही है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब हमें पता चल गया कि कौन कौन से जो हमारे मशीनरी हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं, वर्कर्स हैं, कुछ भी है जो अनप्रॉफिटेबल है, तो हम उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं ना। तो अब तो हम कंफर्म है कि ये उतना प्रोडक्टिव नहीं है, इतना हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो उसके ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं। एड इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। ठीक है, फिर उस डिसीजन का क्या करेंगे, डिसीजन को हम किस में चेंज करेंगे, उस डिसीजन को फॉर्मूले में चेंज करेंगे ना, फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, तो वही है कि हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग या फिर एड्स इन फॉर्मेटिंग पॉलिसी।
सो सेम बात है। फिर गाइडिंग फिक्सिंग सेलिंग प्राइस फिक्स करने में भी हेल्प करता है, जैसा हमने वहाँ पढ़ा था। ठीक है, सारे पॉइंट देखो सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, एक दूसरे में आ रहे हैं पॉइंट। तो ठीक है, एक अगर अच्छे से याद है ना तो सारा आप लिख सकते हो। हेल्प इन इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल में भी हेल्प करता है। ठीक है, आपको वो बताता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी इन्वेंट्री चाहिए, कितना सरप्लस है, कितना मतलब कितना आउट ऑफ स्टोरेज हो रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें फैसिलिटेट कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंपैरिजन। ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको कॉस्ट को कंपेयर करने में कि इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट आ रही है, दूसरे डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, और ऐसा फाइनेंशियल में नहीं होता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं कर सकते थे आप। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। एडवांटेज टू आउटसाइड एजेंसी को क्या फ़ायदा होता है, एडवांटेज टू क्रेडिटर को क्या फ़ायदा होता है, ये भी देख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे मिट गया है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ECO 10 के लिए तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट करके जाना है। अभी कॉमजी वालों का भी इस साल आने के चांस हैं इसके। ठीक है, तो देख लो आप क्वेश्चन क्या है, मैं बता देता हूँ। इसमें है कि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग को अपने कंपनी में इंस्टॉल करते हैं ना, लाइक पहले फाइनेंशियल चल रहा है, आप एकदम से कॉस्टिंग को जब इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो बताना है। तो देखो, पहला प्रॉब्लम क्या है, इनएडुकेट सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। जो आपका टॉप मैनेजमेंट होता है ना, वो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, लोअर मैनेजमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, और वो चीज़ें फिर जो लोअर मैनेजमेंट होते हैं वो इतने एबल तो होते नहीं, कोई कॉस्ट को मतलब नया एकदम से मेथड आ रहा है आपके फॉर्म में, आप उसे समझ जाओ। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मतलब ऐसे लिख सकते हो कि नॉट मच सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, नॉट मच सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, रेजिडेंट फ्रॉम स्टाफ एसोसिएशन विथ क्या है, ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। ठीक है, ये आप कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, रीअसेसमेंट ऑफ, ठीक है, सिंपल सा है ये भी पॉइंट। ठीक है, पॉइंट एक इसमें दिक्कत होती है, हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ना देख, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपकी चल ही रही थी, अब उसमें एक और चीज़ आपने ऐड कर दी, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो जो वर्कलोड होता है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, फिर लोग इससे भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, इससे भागने की कोशिश करते हैं, तो यही है इसका आंसर। ठीक है, फिर शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड स्टाफ टू हैंडल। अभी मैंने बताया कि जब टॉप मैनेजमेंट हेल्प ही नहीं करेगा तो आपके जो नीचे वाले लोअर लेवल के स्टाफ हैं वो उसको कैसे हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो वही होता है कि शॉर्टेज होती है ट्रेंड और क्वालिफाइड स्टाफ की न्यू सिस्टम को हैंडल करने के लिए। कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, जब हम कॉस्टिंग मेथड को कंपनी में इंट्रोड्यूस करते हैं, लगाते हैं, तो उस टाइम कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो ये भी इसका एक डिफ़िकल्टी में आता है। अब बाकी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसीजर आर जनरली डिजाइंड टू असरटेन द पर्टिकुलर प्रॉफिट और लॉस, बट देयर आर इंपॉर्टेंट लिमिटेशन एंड डिफिशिएंसी इन सिस्टम। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशन होती है ये आप कर लेना। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा, ये आप कर सकते हो, ईजी है। ठीक है, ज़्यादा मैं चलो समझा ही देता हूँ। पहला क्या, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एज अ होल। ठीक है, ये क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या प्रोवाइड करता है, एज अ होल प्रोवाइड करता है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट लॉस कॉस्ट एक्सेट्रा ऑफ द कलेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस एज होल। इट डज नॉट गिव डाटा रिगार्डिंग टू कॉस्ट डिपार्टमेंट, क्या है, प्रोडक्ट्स प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेसेस एंड सेल्स स्ट्रेटजी। मतलब ये क्या करता है, एक तरह से ना कंबाइंड डाटा पेश करता है। ज़्यादा डीपली डाटा मान लो मुझे चाहिए कि हाँ बताओ कि मैन्युफैक्चरिंग वाले डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट आ रही है, तो ये नहीं बताता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक तरह से होल डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जैसे पूरे स्कूल का डाटा प्रोवाइड करेगा, एक क्लास का डाटा प्रोवाइड नहीं करता है। ऐसे आप समझ सकते हो कि पूरे स्कूल का डाटा प्रोवाइड करेगा, एक क्लास का डाटा प्रोवाइड नहीं करेगा। बट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता था, कॉस्ट अकाउंटिंग हर क्लास में जाके वो कॉस्टिंग करता था, मतलब अकाउंटिंग करेगा। ठीक है, तो पूरी क्लास मतलब सारी क्लास की सेपरेट उसके पास डाटा होता है, उसी डाटा को कंपाइल करके टोटल कॉस्ट निकाल लेता है वो। ठीक है, तो ये पॉइंट था। हिस्टोरिक इन नेचर, ये हिस्टोरिक होता है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिक सिंस द डाटा आर समराइज्ड ओनली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, जो सारी चीज़ें कैलकुलेट कब होती है, लास्ट में कैलकुलेट होती है ना, तो ये हिस्टोरिक होता है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो हिस्टोरिक नहीं होता है। ठीक है, नो ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन नहीं होता है। नो इन्फॉर्मेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, जैसा जहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग में फिक्सेशन में हेल्प करता था हमें। ठीक है, एसपी सेलिंग प्राइस का प्राइस फिक्स करने में हेल्प कौन करता था, कॉस्ट अकाउंटिंग। बट ये मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प ऐसा कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो ये देख लेना आप। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है वो देख सकते हो आप। नेक्स्ट है
और डिस्कस वेरियस फैक्टर्स दैट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल द इंस्टॉलिंग ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने पढ़ा डिफ़िकल्टी क्या आती है, अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से मतलब फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए कब कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टॉल करते टाइम। तो ये दोनों साथ में भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि व्हाट आर द फैक्टर कंसीडर्ड वेल इंस्टॉलिंग कॉस्टिंग सिस्टम, व्हाट आर द डिफिकल्टी इन इट। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन साथ में आ सकता है 10-10 नंबर के। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना आता है, पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए आप इंस्टॉल कर रहे हो ये। दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर कैसा है, आपके बिजनेस के नेचर में सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आप ऐसे लगवा दे रहे हो। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, अभी हमने पढ़ा था डिफिकल्टी में कि मैनेजमेंट जो होता है वो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आपको ऐसे मैनेजमेंट होना चाहिए जो क्या करे, लोअर लेवल को सपोर्ट करे, उन्हें गाइड करे। ठीक है, साइज एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, साइज और टाइप भी बहुत मैटर करता है कि क्या आपके मतलब आपके साइज के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक बैठेगी या नहीं बैठेगी। टेक्निक एक्सपेक्ट ऑफ बिजनेस, टेक्निकल एक्सपेक्ट कैसा है। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स वहाँ कंपनी में यूज़ होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ स्टाफ, ठीक है, स्टाफ का हमने पढ़ा था कि स्टाफ अगर लैक ऑफ शॉर्टेज होता है स्टाफ का, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होती इस चीज़ की। ठीक है, इम्पैक्ट डिफरेंट ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होता है तो आपको उसके लिए पहले से रेडी होगा। ठीक है, तो ये देख लेना पॉइंट्स आप, ये हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम अपना मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या कितने कितने होते हैं, मतलब कॉस्टिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो कॉस्टिंग के ना अगर मेथड देखा जाए तो इसके लिए मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा। ठीक है, उस चार्ट में मैंने पूरा मेथड के जो मतलब कॉस्टिंग के जो मेथड है वो अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो मैं वो एक बार दिखा देता हूँ वो। ठीक है, तो मेथड देखते हैं। देखो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं मेथड कौन कौन से होते हैं कॉस्टिंग के। ठीक है, तो दो मेथड होते हैं, पहला क्या होता है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग और दूसरा कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो स्पेसिफिक क्या होता है जो हम किसी खास काम किसी खास ऑर्डर के लिए करते हैं, और कंटिन्यूअस क्या होता है जो हम करते रहते हैं, हमेशा करना होता है। ठीक है, उसमें हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जब भी तो आप उस चीज़ को बनाते हो ना, बिना कॉन्ट्रैक्ट मिले आप बताते हो रोड पे जाके गिट्टी बालू गिराए जा रहे हो। ठीक है, तो नहीं। ठीक है, तो स्पेसिफिक में क्या होता है जब आपको ऑर्डर मिलेगा जब भी आप वो चीज़ स्टार्ट करते हो। कंटिन्यूअस में क्या होता है जो आप करते रहते हो। लाइक आपका बिस्कुट का क्या है, बिस्कुट की फैक्ट्री है तो आप बिस्कुट तो हमेशा बनाओगे ना। ठीक है, आपकी चाय की कंपनी चाय तो हमेशा बनाओगे, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इसमें कौन सा ऑर्डर है ना ऑर्डर की बात है। ठीक है, तो ये सब होते हैं इसके दो मेथड। ठीक है, इन दोनों के अंदर भी होते हैं जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग किस में होता है, कंटिन्यूअस में होता है, यूनिट कॉस्टिंग होता है और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता है। ठीक है, अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का तो एक अलग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, प्रोसेस कॉस्टिंग का भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। यूनिट कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो, बाकी ये चारों आपको अच्छे से करना है। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग के बस डेफिनेशन याद करनी है, बाकी कुछ नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आता है। बैच कॉस्टिंग से भी न्यूमेरिकल नहीं आता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट बना मतलब दोनों के अकाउंट बनाने के लिए आते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, मैं आपको समझा दूंगा अकाउंट बनाना भी। ठीक है, आप लोग वीडियो पे रिस्पॉन्स ही नहीं देते सही। ठीक है, तो बनाने का मन भी नहीं करता है। ठीक है, रिस्पॉन्स अगर अच्छा आता तो मैं बनाता भी। ठीक है, इतनी मेहनत करो कोई रिस्पॉन्स ना आए वीडियो पे तो अच्छा नहीं लगता ना हमें भी। ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स होते हैं। अब इसके अंदर तो थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, ठीक है, परफॉर्म अंडर स्पेसिफिक क्या है, इंस्ट्रक्शन ऑफ ए इंडिविजुअल कस्टमर। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर के क्या होता है उसके अंडर में बनाते हैं हम। ठीक है, एवरी कस्टमर हैज़ स्पेशल टेस्ट प्रेफरेंस और स्पेंडिंग पावर नॉट कंपेरेबल, इसको कंपेयर नहीं कर सकते, नॉन रिपीटेबल, रिपीट भी नहीं करते। ठीक है, ईच जॉब हैज़ यूनिक फीचर। अब इसमें क्या होता है हम अलग अलग कस्टमर के हिसाब से अलग अलग चीज़ इसमें परफॉर्म करते हैं और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है बहुत छोटा होता है। ये फैक्ट्री के अंदर ही बनाया जाता है। मान लो कोई आपका कस्टमर है उसने बोला कि मेरे को ये बनवाना है, इसका ऑर्डर देना है, तो आप उसमें लग गए। ठीक है, तो वो होता है, तो फैक्ट्री के अंदर होता है। वर्क स्टार्ट आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, जब तक ऑर्डर नहीं आता जब तक आप काम स्टार्ट नहीं करते। तो जॉब कॉस्टिंग का समझ गए हो क्या आप। अगला है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में क्या आता है, बैच इज द नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्डर पास थ्रू द फैक्ट्री इन अ ग्रुप। ठीक है, इसमें ग्रुप में देखो वो जो होता था जॉब कॉस्टिंग होता था वो क्या होता था ग्रुप में नहीं होता था, बट जॉब कॉस्टिंग का ही एक तरह से अगला ग्रुप है जो वो बैच कॉस्टिंग है। क्यों, क्योंकि इसमें ग्रुप कर देते हैं। जॉब कॉस्टिंग को ही क्या करते हैं ग्रुप में डाल देते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच बैच इज कैलकुलेटेड सेपरेटली। ठीक है, अलग अलग बैच का कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। ईच बैच इज टेकन एज वन कॉस्ट यूनिट। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बैच और नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, तो ये होता है।
अगला देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, लार्ज, ठीक है, इन्वॉल्व लार्ज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टेक्स मोर देन 1 ईयर टू कंप्लीट, 1 साल से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें, ठीक है। और ये फैक्ट्री के इनसाइड पर नहीं होता, फैक्ट्री के आउटसाइड होता है, लाइक ब्रिज हो गया, पुल हो गया, डैम्स हो गए, ये सब बनाने के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, ठीक है। ईच कॉन्ट्रैक्ट इज टेकन सेपरेटली, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग लिया जाता है, ठीक है। जनरली ऑफ कंस्ट्रक्शन नेचर, जनरली जो ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है किस नेचर का होता है, कंस्ट्रक्शन नेचर का होता है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज टर्मिनल कॉस्टिंग, टर्मिनल कॉस्टिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। अब प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, तो रॉ मटेरियल पासेस थ्रू वेरियस प्रोसेस ऑफ स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस से जाता है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, इसलिए इसको कंटिन्यूअस प्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो अलग अलग जो इसके वो होते हैं प्रोसेस होते हैं उस पर काउंट किया जाता है। जैसे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, जब आपको प्रोसेस अकाउंट बनाओगे ना तो आपको 3 बनाने होते हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, जितना उसमें दिया होगा, ठीक है। मास स्केल इंडस्ट्री होता है ये। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपन में नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये था, ये समझा दिया मैंने। अब एक और क्वेश्चन है जो आपको करना है, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस, ये भी बहुत बार पूछा गया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला जो डिफरेंस है, मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू टेल अबाउट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए काम करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग किस लिए काम करता है, मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू प्रोवाइड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर या फिर जो फॉर्म है किसी को भी, ठीक है। ये कंट्रोल क्या होता है इसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो कंट्रोल होता है वो किस पे होता है, कैश फ्लो पे होता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में कंट्रोल किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है, लेबर पे होता है, एक्सपेंस पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग। पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर, ठीक है। बट जो ये होता है कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, ये शॉर्ट इंटरवल में होता है, डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ओनली मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, और इसमें क्या होता है, बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। सेलिंग प्राइस फिक्सेशन में जो फाइनेंशियल है ये हेल्प नहीं करता बट कॉस्टिंग हेल्प करता है, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिपोर्टेड इन क्या एग्रीगेट एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉस्ट में क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्टेड कंपोनेंट वाइज एज वेल एज ईच यूनिट, ठीक है। तो यूनिट वाइज इसको वो किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे इसके। नेक्स्ट चलते हैं अगले उस पर हम, ठीक है। तो कॉस्ट आपके मेथड आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ और भी आप देख सकते हो इस पीडीएफ से, जैसे जॉब कॉस्टिंग कहाँ यूज़ होती है, रिपेयर शॉप हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, ठीक है। कोई आता है आपको बोलता है कि ये प्रिंट करना है तो स्पेसिफिक ही हुआ ना, और आप फिर अपने उसके जो आपका वो होता है फैक्ट्री होता है उसके अंदर ही करते हो। पेंटिंग डेकोरेशन हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मेड टू अदर आर्टिकल, ठीक है। तो ये सब हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो गया, ठीक है। तो ये इसमें आते हैं किसमें, कंट्रोल कॉस्टिंग में, ठीक है। बैच कॉस्टिंग में क्या होता है, रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, टॉयज़ हो गया, बाईसाइकिल पार्ट्स हो गया, बिस्कुट, ठीक है। तो बताया था मैंने बिस्कुट का एग्जांपल, तो ये बैच कॉस्टिंग में आता है, ठीक है। लाइक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इट इज़ ऑल्सो क्या है, वेरिएशन ऑफ जॉब्स ऑफ कॉस्टिंग इन दिस मेथड क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर अरेंज इन अ, मतलब इसमें सिंपली होता है कि एक जैसे प्रोडक्ट को एक ग्रुप में रखा जाता है, अलग प्रोडक्ट को अलग ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। और रखते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का देख लेते हैं। टेक्सटाइल मिल्स हो गया, केमिकल वर्क हो गया, शुगर मिल हो गया, पेपर मिल्स हो गया, सोप मैन्युफैक्चरर हो गया, ठीक है। सिंगल आउटपुट जिसका क्या होता है, माइंस हो गया, ऑयल ड्रिलिंग, ठीक है, स्टील वर्क्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे आप देख लेना पीडीएफ में, बाकी मैंने ऊपर तो समझा ही दिया था आपको। अगला क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री मटेरियल कंट्रोल, ठीक है। मटेरियल कंट्रोल और इन्वेंट्री कंट्रोल ये शॉर्ट नोट्स में आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। गिव द मेन ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज। देखो अब इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। मटेरियल कंट्रोल इज डिफाइंड एज द सेफ गार्ड ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनीज प्रॉपर्टी in this form of material by a proper system of क्या है, recording also to maintain them optimum level of considering operation required। सिंपल ये होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे मटेरियल होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वाइड डेफिनेशन अगर देखा जाए तो क्या होगा, ये क्या करता है, एम्ब्रेस करता है कंट्रोल ओवर परचेज, ठीक है। कंट्रोल ओवर परचेज को क्या करता है, वो करता है, ठीक है। आप परचेज कर रहे हो और आपका ओवर परचेज हो गया तो आपको लॉस करेगा, तो आपको यही सारी चीज़ें बताता है कि आपका जो मटेरियल है वो कंट्रोल में हो, चल रहा है या नहीं चल रहा है, एक्स्ट्रा तो नहीं चल रहा, अंडर स्टॉक नहीं चल रहा, ओवर स्टॉक तो नहीं चल रहा, ठीक है। द सिस्टम ऑफ कंट्रोल शुड बी comparative enough to cover the flow of material starting from the point when someone makes a request for purchase up and मतलब कोई भी मान लो रिक्वेस्ट कर रहा है परचेज की और वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, मतलब वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो यही करता है, अवेलेबिलिटी को ये क्या करता है, ध्यान में रखता है।
अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नो अंडर स्टॉकिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर स्टॉकिंग को ये ख़त्म करता है, मतलब ये नहीं होने देता कि मटेरियल पूरी तरह ख़त्म हो जाए, ऑर्डर आए आप मटेरियल का मतलब दे ना पाए किसी को, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ख़त्म करता है। दूसरा क्या है, नो ओवर स्टॉकिंग। ओवर स्टॉकिंग का क्या मतलब होता है कि ज़्यादा भी नहीं रहता है, ओवर स्टॉकिंग की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। मिनिमम वेस्टेज इसकी वजह से होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना ज़्यादा चीज़ें रखने देगा ना कम चीज़ें रखने देगा, तो जो वेस्टेज होगा वो कम होगा बहुत ज़्यादा। इकोनॉमी इन परचेसिंग, ठीक है, परचेसिंग में भी बहुत ही कॉस्टली नहीं होता है, ठीक है, इकोनॉमिकल होता है। प्रॉपर क्वालिटी ऑफ मटेरियल को ध्यान में रखता है ये, ठीक है। अगला क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट मटेरियल। सारे मटेरियल के बारे में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रखता है कि हाँ ये मटेरियल इतना है, ठीक है, इसकी इतनी सेलिंग हो रही है, इसकी इतनी सेलिंग नहीं हो रही, इसकी इतनी वेस्टेज हो रही है, सब कुछ रिपोर्ट रखता है ये, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, इट इंश्योर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मटेरियल, ठीक है। कंटिन्यूस सप्लाई को क्या करता है, इंश्योर करता है, ठीक है। मिनिमाइज करता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ऑफ मटेरियल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करता है, रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, ठीक है, इशू ऑफ मटेरियल। क्यों? मान लो आपने ओवर स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा कर दी, तो उसकी वजह से जो स्पेस होगा वो भर जाएगा और बाकी चीज़ों के लिए स्पेस नहीं बचेगा, तो वो उसी चीज़ को कौन ख़त्म करता है, मटेरियल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है, ये बता दिया। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रलाइज परचेसिंग और डिसेंट्रलाइज, तो ये शॉर्ट नोट्स में आता है और डिफरेंस में भी आ जाता है क्वेश्चन, तो इसको आप देख लेना। देखो सेंट्रलाइज में क्या होता है, जो परचेस हेड क्वार्टर से बन के आती है, हेड क्वार्टर जिसका ऑर्डर देता है, ठीक है, जिसमें हेड क्वार्टर इन्वॉल्व होता है, वो सेंट्रलाइज होता है। और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, जो हर यूनिट अपने हिसाब से काम करती है, वो डिसेंट्रलाइज होता है, ठीक है। जैसे परचेस देखो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज पर देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द परचेस फंक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कंडीशन एंड आइडियाज। परचेज में भी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज में क्या होता है, देयर इज अ सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, क्या करता है, एंट्रस्ट करता है विद द टास्क ऑफ मेकिंग ऑल परचेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ मटेरियल। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज यूजली डिजाइंड एज परचेज मैनेजर, ठीक है, और क्या है, शेफ बायर, ठीक है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, ईच ब्रांच और डिपार्टमेंट मेक इट्स ऑन डिसीजन। मैंने वही बताया कि जो सेंट्रलाइज में होता है ये अलग से एक यूनिट होती है, ठीक है, जिसको मैनेजर बोलते हैं, परचेज मैनेजर, वो डिसाइड करता है। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, जितनी भी यूनिट होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना हर फैक्ट्री में या फिर फॉर्म में, तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं वो अपने डिसीजन खुद ही लेते हैं, ठीक है। मटेरियल कंट्रोल हमने देख लिया। अब वैसे ही इन्वेंट्री कंट्रोल भी होता है, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल इंक्लूड कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक, सप्लाई, स्पेस पार्ट, ठीक है, पार्टली फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स, मतलब फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। इन दिस सिस्टम इट इज़ अ सिस्टम which ensure the required, ठीक है, required quality of inventories of the required quality at the required time with the minimum amount of capital, ठीक है। The function of inventory turnover is to obtain maximum inventory turnover with sufficient stock to meet all requirement, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या करता है, एक तरह से आपका ना इंश्योर करता है कि आपको जो मतलब जो सप्लाई हो रही है वो कम ना हो, रुके ना सप्लाई को कंटिन्यूस रखे। कंटिन्यूस कौन रखता है, इन्वेंट्री कर रखता है, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोलर रखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फ्लो में हेल्प करता है, टू अवॉइड एक्सेस इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, एक्सेस जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको भी ये बहुत कम करता है, ठीक है। टू कीप सरप्लस, ठीक है, इसमें सरप्लस रखा जाता है, ठीक है, मटेरियल में नहीं रखा जाता था बट इसमें रखा जाता है, क्योंकि कब आपका अर्जेंट, और इसमें ज़्यादातर देखो फिनिश्ड गुड्स होते हैं, कौन से होते हैं, फिनिश्ड गुड्स होते हैं, तो इसीलिए इसमें उसको थोड़ा सा एक्सेस रखा जाता है कि अगर एकदम से ऑर्डर आ गया तो उसके लिए हमें टाइम ना लगे, टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, जल्दी से हम ऑर्डर को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। टू रिलीव द मैनेजमेंट इन टेकिंग इन्वेंट्री डिसीजन, ठीक है, इन्वेंट्री डिसीजन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ABC एनालिसिस, हाउ यू कंट्रोल ऑफ स्टोर आइटम एक्सपेक्टेड थ्रू ABC एनालिसिस। देखो ABC एनालिसिस क्या होता है, सिंपली बताता हूँ। यहाँ पे ना ABC में क्या होता है, A का अपना अलग एक मतलब होता है, B का अपना एक अलग मतलब होता है और C का अपना एक अलग मतलब होता है। ये जो इतनी सारी थ्योरी लिखी है इसको मैं नहीं समझा रहा, मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, ठीक है। देखो आप जो अल्फ़ाबेट पढ़ते हो, ठीक है, आप अल्फ़ाबेट पढ़ते होगे तो उसमें A सबसे पहले आता है, मतलब A की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई।
तो ए के अंदर ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और जो भी फैक्ट्री है ना उसका ये एक तरह से मान लो 60-70-80% वैल्यू खुद ही कंटेन करते हैं। मान लो 10-10 लाख की मशीनें हैं, ठीक है, तो ये किस में आएंगी, ए वाले में आएंगी, तो इस पर ध्यान भी ज़्यादा रखा जाएगा। ऑब्वियसली बात है, महंगी मशीनें तो ध्यान ज़्यादा रखा जाएगा। ऐसे बी आता है, बी में मान लो 2-2 लाख की मशीनें हैं, तो इसके कंपेयर में ध्यान कम रखा जाएगा, ठीक है। और सी वाली में 5,000 की है, तो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है, उतना नहीं किया जाएगा। तो यही होता है आपका ABC एनालिसिस। मैं आपको एक अच्छे से ड्राइंग के मदद से समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये ABC ये रहा, ए का क्या होता है, हाई प्रायोरिटी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, मेजर सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। मीडियम प्रायोरिटी होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है लेकिन उतना नॉर्मल इंपॉर्टेंट होता है, मीडियम सिग्निफिकेंस होता है। लो प्रायोरिटी होती है, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट होता है और माइनर सिग्निफिकेंस होता है। इससे आप वो समझ गए होगे, ठीक है। आपको क्या करना है, एक चार्ट बना देना है पेपर में, जब होगा तो आपको एक बॉक्स बना देना है, उसमें ए के अंदर ये लिखना है, बी के अंदर ये लिखना है, सी के अंदर ये लिखना है, और ऊपर पूरी थ्योरी भर देनी है। अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे इसमें फिर, ठीक है। ABC एनालिसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ठीक है। अब देखो ABC का क्या मतलब होता है, जो वही मैं समझा रहा था। अब ए हो गया, अब यहाँ पे आप ए वाले पे देख रहे हो जो आपके नट्स हैं, ये कितना 4 ही नट है, लेकिन चारों कितनी वैल्यू कंटेन कर रहे हैं, 80%। यहाँ पे देखो 6 हैं, फिर भी कितनी वैल्यू कर रहे हैं, 50%। और यहाँ पे इतने सारे हैं बट ये छोटे छोटे हैं, तो ये 5% कर रहे हैं। तो हम ध्यान किस पे रखेंगे, ए पे रखेंगे ना ज़्यादा, फिर बी पे रखेंगे और फिर सी पे रखेंगे, ठीक है। तो यही होता है। अब एक और चार्ट है, इससे भी समझ जाओगे आप, इससे पूरा समझ जाओगे, ठीक है, और डिफरेंस भी आप समझ जाओगे, ठीक है। कैटेगरी ए में क्या होता है, एग्जैक्ट एस्टिमेट, मतलब हमें पता होता है कि इसमें कितना है, इसमें हम ओवर बाय या अंडर बाय नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि तो बहुत महंगी होती है, ठीक है, इससे लॉस हो सकता है। सीनियर मैनेजर और ये सारे इस पर ध्यान रखते हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्ड वेरी क्या है, स्ट्रिक्ट डिग्री ऑफ कंट्रोल, बहुत ज़्यादा इस पर कंट्रोल रखा जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल इस पर देना भी चाहिए और रखा भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैटेगरी बी, इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, ठीक है। इसमें नॉर्मल उतना ध्यान ज़्यादा, मतलब इससे कम दिया जाता है, कैटेगरी ए से कम दिया जाता है, ठीक है। मिड लेवल प्रोफेशनल एंड मैनेजर आर असाइन टू मैनेज दिस कैटेगरी, ठीक है। इसमें जो मिड लेवल के मैनेजर होते हैं, ठीक है, उनको असाइन किया जाता है। इट रिक्वायर्ड मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल, ये मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्ड करता है। और टाइप सी में क्या होता है, इट रिक्वायर्ड मिनिमम और नो एस्टिमेट ऑफ इन्वेंट्री यू वैल्यू, ठीक है, बहुत कम वैल्यू रखता है या नहीं रखता है, ऐसा होता है, ठीक है। दिस कैटेगरी इज यूजली मैनेज बाय जूनियर स्टाफ, ठीक है, जूनियर स्टाफ इसको मैनेज करता है। इट रिक्वायर मिनिमम और लिमिटेड डिग्री ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बहुत कम डिग्री ऑफ कंट्रोल ये मांगता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब एक बीन कार्ड आता है, बीन कार्ड क्या होता है, तो देखो जो भी इन्वेंट्री आप कंट्रोल करते हो तो किस बॉक्स में, किस डब्बे में आपकी क्या चीज़ें रखी हुई हैं, वो बीन कार्ड होता है, उस पर डिटेल चिपकी होती है। आप देखते हो कि बॉक्स पे ऐसा कुछ बना होता है, ठीक है, ये बीन कार्ड का फॉर्मेट है, ठीक है। तो यही होता है बीन कार्ड। बीन कार्ड का आप पूछ लेता है व्हाट इज़ बीन कार्ड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर या ड्रॉ द पैटर्न ऑफ बीन कार्ड, तो आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। अब इसको आप लंबा कैसे कर सकते हो, बीन नंबर लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन कोड्स, ठीक है, लेजर फोलियो, ठीक है, स्टोर लेजर फोलियो हो गया, मिनिमम लेवल, री ऑर्डर क्वान्टिटी, तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, बीन कार्ड में होती हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज की वीडियो आपको होप सो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो, ठीक है। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे वीडियो बनानी है कि नहीं, आगे वीडियो आपको चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। जब तक कमेंट्स नहीं आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लाऊंगा, ठीक है। तो आप देखते हैं कि अब वीडियो अच्छी लगी नहीं, ठीक है। सो आप, हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, रुके आपको बता देता हूँ मैं आपको, मतलब प्रैक्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपको 3-4 चीज़ें ध्यान में रख लो, आप कर लो। सबसे पहला कॉस्ट शीट कर लो, क्या करो, कॉस्ट शीट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद EOQ कर लो, ये इजी है, ये आपको 1 घंटे में समझ में आएगा, EOQ, ठीक है। EOQ कर लो, कॉस्ट शीट कर लो, मैक्सिमम और मिनिमम वाले सारे क्वेश्चन कर लो, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। 3 चीज़ें आप अभी कर लो, ख़त्म कर लो, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और करना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और प्रोसेस अकाउंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और प्रोसेस अकाउंट, ये 5 चीज़ें कर लो। क्या क्या, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट, कॉस्ट शीट, EOQ और मैक्सिमम मिनिमम, 5 चीज़ आप कर लो, ये चीज़ बहुत ही इनफ है आपके लिए, ठीक है। बाकी मैं अगले वीडियो या उससे बाद वीडियो में आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो अब तो आपको वीडियो चलो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।